हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और यूपीएससी सीएससी की तैयारी में अब आपको मजा आने लगा होगा। जियोमॉर्फोलॉजी इसका लास्ट टॉपिक और होपफुली आज हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का लास्ट लेक्चर हो। इसके बाद एक नया अध्याय, मैं कहूँ एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा जिसको हम क्लाइमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं, जलवायु विज्ञान के नाम से जानते हैं। भूगोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी अगर देखोगे जिसको भू आकृति विज्ञान कहा जाता है, अगर ज्योग्राफी की बात की जाए, भूगोल की बात की जाए, तो मुख्यतः हम लोग भूगोल को दो शाखाओं में विभाजित कर देते हैं। कौन कौन सी दो शाखाएं? पहला जिसको कहा जाता है फिजिकल जियोग्राफी और दूसरा जिसको कहा जाता है ह्यूमन जियोग्राफी। ये मुख्यतः दो शाखाएं होती हैं भूगोल की। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी से शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था जियो मॉर्फोलॉजी। ठीक है इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी। अगर ज्योग्राफी अच्छे से समझनी है, भूगोल अच्छे से समझना है, ये वो तीन चीजें हैं जो आपको ग्रेवी बना के तैयार करके दे देंगी। अब सर ग्रेवी का मतलब यहाँ पे क्या है? भाई यहाँ पे हम कोई शाही पनीर तो बना नहीं रहे। ग्रेवी का मतलब ये है, आप इसके बाद कहीं का भी भूगोल पढ़ें। कहीं का भी भूगोल मतलब आप किसी स्टेट पीसीएस की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लें आप लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी पीसीएस की जब तैयारी करनी होगी तब आपको उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ना पड़ेगा। बीपीएससी के लिए बिहार का पढ़ना पड़ेगा, आरपीएससी के लिए राजस्थान का पढ़ना पड़ेगा, एचपीएससी के लिए हरियाणा का पढ़ना पड़ेगा। या मैं बात करूं इसके अलावा आपको और पढ़ना हो सकता है इंडियन ज्योग्राफी, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन जियोग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में भी आप देखोगे इसके भी जो पिलर है ना, वो कहां पे फिजिकल ज्योग्राफी में बन के आपके तैयार हो जाते हैं। कौन कौन से? वही जो हमने पहले बात करी थी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भी ये सब चीजें पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हम पढ़ेंगे कि पठारों का, प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका निर्माण कैसे हुआ, हम बात करेंगे मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, हम बात करेंगे जो राजस्थान का मरुस्थल है, थार का जो मरुस्थल है उसका निर्माण कैसे हुआ। ये सब कौन बताएगा हमको? यही जियोमॉर्फोलॉजी बताएगी। यहाँ पे हम बात करेंगे कि भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, मानसून क्या होता है, साइक्लोन चक्रवात क्या होते हैं, क्यों मानसून जो है या क्यों बारिश का जो मौसम होता है वो काफी अनप्रिडिक्टेबल है। ये सब चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। पवनों की बात होगी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे ओशियनोग्राफी। भारत के आसपास आप देखोगे जो समुद्र है, समुद्र का वो हिस्सा भारत पे क्या इफेक्ट डालता है, समुद्र में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, हिंद महासागर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे भी देखी, तीनों चीजें, और तीनों चीजें हम लोग इंडिया की ज्योग्राफी में भी देख रहे हैं। और यकीन मानो यही तीनों चीजें आप किसी भी स्टेट के बारे में जब पढ़ोगे, किसी भी राज्य पीसीएस के लिए जब पढ़ोगे, स्टेट पीसीएस के लिए, तो वहां पे भी आपको यही तीनों चीजें पढ़नी होती हैं ज्योग्राफी में। वहां की जियोमॉर्फोलॉजी, वहां की क्लाइमेटोलॉजी, वहां की ओशियनोग्राफी।
इसका मतलब आप किसी भी जगह के बारे में पढ़ रहे हो, भूगोल पढ़ रहे हो किसी भी जगह का, तो आपको ये 3 चीजें वहां की पता होनी चाहिए। इसके बाद ही आप लोग इस पे जा सकते हो, आप आर्थिक भूगोल को समझ सकते हो, आप वहां की जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, जिसको मानवीय भूगोल कहा जाता है, उसको समझ सकते हो। इंपॉर्टेंट ये 3 चीजें हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी के 3 पिलर हैं। इन पिलर्स में भी अगर मैं कहूं जो सबसे स्ट्रांग पिलर है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए आपका, वो है जियोमॉर्फोलॉजी। आप देखोगे करीब करीब हमारी 50 से ज्यादा क्लास है ना, सिर्फ हम लोगों ने किसको दी है, जियोमॉर्फोलॉजी को दिया गया है। आ, आप जब ऑप्शनल पढ़ोगे भूगोल में, तो उसमें भी आप ये पाओगे कि जियोमॉर्फोलॉजी सबसे बड़ा टॉपिक होता है। फिजिकल ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफी जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी जाती है, उसमें भी सबसे बड़ा टॉपिक है। हमको सबसे ज्यादा समय किसको देना चाहिए, जियोमॉर्फोलॉजी को देना चाहिए। अगर ये पिलर स्ट्रांग हो गया ना एक बार, ये बहुत आसानी से स्ट्रांग होते हुए चले जाएंगे। और ये तीनों अगर स्ट्रांग हो गए, तो उसके बाद ज्योग्राफी या भूगोल में कुछ बाकी नहीं रह जाता। इंपॉर्टेंट फिजिकल जो ज्योग्राफी है वो पूरा आप अच्छे से कवर कर लिया आप, जब उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत आसानी से समझ सकते हो, उसको पढ़ा जा सकता है और बहुत आसानी से उसके उत्तर लिखे जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस किया है इन चीजों पे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम लोगों ने जितना क्लास में डेडिकेटली इतना समय दिया है जियोमॉर्फोलॉजी में, आपने भी उतना ही समय दिया होगा जियोमॉर्फोलॉजी को, ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी होंगी कि आपने जियोमॉर्फोलॉजी में, फिजिकल जियोमॉर्फोलॉजी में नहीं पढ़ी, लेकिन जब हम इंडिया की जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे या इंडिया के बारे में जब पढ़ेंगे, तो हम वहां पे चीजें पढ़ेंगे। जैसे किसी का कमेंट था, सर आपने जो डेल्टा होते हैं उनके प्रकार नहीं बताए। तो बच्चे, हम डेल्टा के प्रकार, जब हम नदियों के बारे में जानेंगे, भारत के जब अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे, तब मैं वहां पे आपको बताता हुआ चलूंगा कि ये नदी कौन से प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। तो आप ये मत सोचिए कि कुछ चीज छूट जाएगी आपकी, है ना। एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में आगे हम लोग चलेंगे तो आपको सब चीजें धीमे धीमे समझ में आने लग जाएंगी। हम लोग कुछ भी छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी क्यों इतना समय हमने दिया, क्यों इतने धीमे धीमे से हम लोग आगे बढ़े। और धीमे धीमे आगे बढ़ने के बाद हमने हमारा जो फर्स्ट पिलर है वो स्ट्रांग कर लिया है। ऐसे हम लोग ये जो तीनों पिलर हैं स्ट्रांग करके और आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। हम लोगों ने शुरू कर दिया था क्या हम लोग पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, हम लोग पढ़ रहे थे सागरीय जल के कार्य तथा उससे उत्पन्न स्थल आकृति के बारे में। हम लोगों ने हिमनद से जो उत्पन्न स्थल आकृति है उसको खत्म कर लिया था। हमने पढ़ना शुरू कर दिया था कि सागर जो जल होता है उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, वो कौन कौन से कार्य करता है। साथ ही साथ वो जब कार्य करता है तो अपर्दन का कार्य करता है, निक्षेपण का कार्य करता है, परिवहन का जब कार्य करता है, तो उससे उत्पन्न कौन कौन सी स्थल आकृतियां होती हैं, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले बात करा था कि सागरीय तरंगों का जो संचलन होता है, या मैं कहूं सागरीय तरंगों का जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं, मूवमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, संचलन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो संचलन की जब हम लोग बात कर रहे थे, मूवमेंट की जब हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि ये तरंग है, और तरंग जहां से शुरू हो रही है और जहां पे खत्म हो रही है एक तरंग, इसका तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। इसको तरंग का श्रृंग कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो यहां पे आपको कोई डाउट नहीं है इस चीज में, ठीक है। हमने ये भी समझने की कोशिश करी थी कि अगर ये समुद्र है, या मैं कहूं ये है आपका सी, और यहां पे आपका तट है, क्या है ये आपका तट है, ये आपका कोस्ट है। तो जैसे समुद्र से लहरें तटों की ओर आएंगी, जैसे समुद्र से लहरें किस तरफ आएंगी, तटों की ओर आएंगी, तो क्या कम होता जाएगा, तो आप देखोगे जो गहराई है, जो डेप्थ है, वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब गहराई कम होगी तो तरंगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप देखोगे जो वेव लेंथ है, जो वेव लेंथ है, तरंग धैर्य जिसको हमने कहा था, जिसको हमने लैम्बडा से डिनोट किया था, ये तरंग धैर्य और वेव लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जिसको हमने श्रृंग के नाम से जाना था, वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा,
तो वेवलेंथ आपकी कम होती जा रही है और एम्पलीट्यूड लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जब लहरें समुद्र से तट की ओर आ रही हैं तो वो कुछ इस प्रकार होती जाएंगी। किस प्रकार? कि उनका एम्पलीट्यूड तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन क्या कम हो गई है, तरंग धैर्य उनका कम हो गया है, उनकी वेवलेंथ उनकी कम हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, जब ये नीचे तल किससे तल से किससे तल से जब ये टकराएगी, तल से ये जब टकराएंगी तो क्या होगा, ये जो आगे वाला हिस्सा है जो बहुत ऊंचा उठ चुका है ये गिरेगा। और जब ये तरंगे टूट के आगे की ओर गिरेंगी, तरंगे टूट के जब तरंग का ये हिस्सा आगे की ओर गिरेगा तो इसे आप क्या कहोगे, इसे हम लोग कहते हैं स्वैश। इसे स्वैश कहा जाता है। इसको कभी कभी आप देखोगे हिंदी में सर्फ भी हम लोग कहते हैं। तो ये होता है स्वैश और सर्फ। ठीक है। अब ये हिस्सा नीचे गिर तो गया, लेकिन क्या यहाँ पे गिरा ही रहेगा? तो हमें पता नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। गिर के वापस कहाँ जाएगा? समुद्र में चला जाएगा। तो गिर के ये हिस्सा जब समुद्र की ओर वापस लौटेगा तो ये एक तो स्वैश के नीचे होके गुजरेगा। तो स्वैश के नीचे होके जब ये गुजरता है तो इसको हमने नाम दिया था बैक वॉश। क्या नाम दिया था इसको? बैक वॉश नाम दिया था। ठीक है। अच्छा, ये जो स्वैश आप जिसको हमने स्वैश कहा, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या कार्य कर रहा होगा? ये मुख्यतः कार्य करता है स्वैश अपर्दन का। क्या करता है? अपर धन का कार्य करता है, इरोजनल एक्टिविटीज करता है, इरोजन का कार्य करता है। क्यों ये इरोजन का काम करता है? हमने कल भी जैसे बात करी थी कि स्वैश है, लगातार जब आगे की ओर गिर रहा है तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे हथौड़ा बार बार गिर रहा हो, और जब हथौड़ा बार बार गिरेगा तो क्या करेगा, वहां पे जो भी शैल होंगी, जो भी चट्टाने होंगी, उनको कमजोर करता जाएगा, उनको तोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। तो क्या कर रहा है? ये अपर्दन का कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है? स्वैश कर रहा है। ठीक है, स्वैश ने कर दिया अपर्दन। तो बैकवैश क्या कर रहा होगा? बैकवैश को अगर आप ध्यान से देखोगे, बैकवॉश को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो अपर्दन से जो भी अवसाद बने हैं उन सबको यहां से दूर कौन लेके जाएगा? तो बैकवॉश काम करता है मुख्यतः परिवहन का। किसका कार्य करता है? ये परिवहन का भी कार्य करता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए स्वैश के बारे में और बैकवॉश के बारे में। ठीक है। तो ये हमने बात करी थी, ये है वो टूटी हुई तरंगे, ये है स्वैश, और वापस जो जा रहा है वो है बैक वॉश के बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है। हमने ये भी देखा था कि जो सागरीय अपर्दन है, जो सागरीय अपर्दन है ना, अगर मैं कहूं सागरीय अपर्दन या कहूं कोस्टल इरोजन, ये कितने टाइप से हो सकता है? कोस्टल इरोजन में आप सबसे पहले देखोगे जो हमने अभी तक पढ़ा है, आपको घर्षण आपको देखने को मिलेगा, या मैं कहूं आपको एब्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको क्या और देखने को मिलेगा? तो आप देखोगे यहाँ पे आपको सन्नी घर्षण देखने को मिलेगा, जिसको हमने एट्रिशन नाम दिया था। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको जल गति क्रिया देखने को मिलेगी, या कहूं हाइड्रोलिक एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को और मिल सकता है? आपको घूलन या कहूं सॉल्यूशन। और इसके अलावा और आखिरकार अगर आप देखोगे तो आपको एक और चीज यहां पे देखने को मिलती है, वो है जल दाब क्रिया, या कहूं वाटर प्रेशर।
तो ये सागरीय अपरदन किन कारणों से हो सकता है? तो हमने देखा अपघर्षण से होता है, सन्निघर्षण से हो सकता है, जलगति क्रिया से हो सकता है, घूलन से होता है और जलदाब की क्रिया से हो सकता है। अपघर्षण को जब हम देख रहे थे तो हमने देखा था, अपघर्षण जब आप बात करी थी तो हमने देखा था जो स्वैश है या मैं कहूं जो तरंगे हैं जो बार बार कहां पे आ रही हैं, जो बार बार तटों पे आ रही हैं, वो अपने साथ अवसाद लेके आ रही होंगी और वो अवसाद तटों पे जो स्थित क्लिफ है उसको पे लगातार टकरा रहा होगा। जब टकरा रहा होगा बार बार तो वो क्या कर रहा होगा? अपघर्षण का कार्य कर रहा होगा, हाँ या ना? सन्निघर्षण जो अवसाद हैं जो लाए गए हैं वो अवसाद एक दूसरे से अगर टकरा रहे हों तो क्या हो रहा होगा? सन्निघर्षण हो रहा होगा। जल गति क्रिया, जल गति क्रिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ किसका योग रहता है? सिर्फ जल का योग रहता है। ओनली वाटर एक्शन यहाँ पे रहेगा, बाकी कोई कार्य नहीं करेगा। घूलन, घूलन के लिए कुछ चट्टानें जिम्मेदार होते हैं, डोलोमाइट, कैल्शियम, जिप्सम, ये सब ये अगर चट्टान मिल गई तो क्या हो जाएगा? घूलन हो जाएगा। जलदाब क्रिया हमने देखा था, ये किसके कारण होती है? ये वायु के कारण हो सकती है। पानी यहाँ पे आया, पानी ने प्रेशर लगाया तो वायु क्या होगी? संपीड़न हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी और कंप्रेस होने के कारण क्या करेगी? अपरदन का कार्य करेगी। तो ये चीजें हमने समझ ली थी। ये हमने पढ़ा था हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन में एक चीज और हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो हमने शैटरिंग के बारे में जाना था। क्या होती है शैटरिंग? ये टूटन क्रिया जिसको कहा जाता है। इसके बाद में हमने देखा था कि कोरोजन या एब्रेशन या जिसको अपघर्षण कहा था, यहाँ पे जो भी अवसाद हैं ये इरोसिव टूल की ऐसे कार्य करते हैं। इसके बाद हमने सन्निघर्षण की बात करी थी। सन्निघर्षण के बाद हमने घुलन क्रिया की बात करी थी। लाइमस्टोन, चौक, डोलोमाइट, जिप्सम की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। जलदाब की क्रिया, वाटर प्रेशर, इसमें आपको एक शब्द बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो संपीड़न किसका हो रहा है? संपीड़न हो रहा है किसका? वायु का। वायु क्या हो रही है? कंप्रेस होती जाएगी, इससे क्या करेगी? अपरदन होता जाएगा। ये बिल्कुल आप ऐसे समझो कि अगर आपने होली पे पिचकारी देखी है ना, तो बिल्कुल वो कार्य यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, तट पे अपरदन के कारण कौन कौन सी स्थल आकृतियों का निर्माण होता है? तो हम अब पढ़ेंगे अपरदनात्मक स्थल आकृतियों का निर्माण, या कौन कौन सी अपरदनात्मक स्थल आकृतियां आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हमने बात करा था तटीय क्लिफ के बारे में। देखो, क्लिफ में हमने देखा था, मान लेते हैं यहां पे ये हिस्सा है क्लिफ का, ठीक है। क्लिफ का हिस्सा होने के साथ ही साथ यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे स्थित है समुद्र सागर। यहाँ पे लहरें आ रही होंगी और लहरें बार बार किससे टकरा रही होंगी? इस क्लिफ से टकरा रही होंगी, इस ऊंची दीवार से टकरा रही होंगी। अच्छा, पूरी क्लिफ से तो नहीं टकरा रही है। आप देखोगे बार बार यहाँ पे टकरा रही होंगी, स्वैश बार बार आके यहाँ पे टकरा रहा होगा, अपरदन होना शुरू होगा। अपरदन कुछ इस प्रकार शुरू होगा, देखो ये वाला हिस्सा किसके साथ चला जाएगा? पानी के साथ चला जाएगा। जब ये पूरा हिस्सा पानी के साथ चला गया तो आप ये जो लंबवत आप जो दीवार देख रहे हो, ये क्या होगी? ये टूट के कहाँ गिर जाएगी? पानी में गिर जाएगी, ये भी बह के चली जाएगी। तो अब आप जो नई क्लिफ देख रहे हो ना, जो नई क्लिफ है वो बन चुकी है ये क्लिफ थी ए, ये क्लिफ हो चुकी है ए डैश, ठीक है। तो पानी मान जाएगा क्या? पानी तो अपनी हरकतों से नहीं मानेगा। पानी अब बार बार यहाँ पे टकराएगा, स्वैश करेगा, यहाँ पे भी पानी ने क्या किया? अपरदन कर दिया। अब इसके ऊपर वाला हिस्सा फिर देखो क्या हुआ, ये जो हिस्सा था ये फिर से कहाँ चला गया? पानी में गिर गया। और जब ये पानी में गिरा होगा तो अब नई जो क्लिफ है वो ये बन चुकी होगी, क्या बन चुकी होगी? ए डबल डैश। और ये जो स्कूप, जैसे स्कूप निकल रहा है आइसक्रीम के, जैसे कोरी हमने देखा था सर्क जो होते हैं, ये जो स्कूप निकला जाता है ना यहाँ पे, वहां पे तो हमने इसको कोरी का नाम दिया था, सर्क का नाम दिया था हिमनद में। यहाँ पे इसे कहा जाता है नॉच। क्या कहते हैं इसको? नॉच कहा जाता है। अगर यहाँ पे आप क्लिफ को ध्यान से देखोगे, क्लिफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लिफ धीमे धीमे कहाँ जा रही है? क्लिफ धीमे धीमे पीछे की ओर गति कर रही है। तो ऐसा प्रतीत होगा कि क्लिफ कहाँ जा रही है? पीछे की ओर गति कर रही है। क्यों ये गति कर पा रही है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है अपरदन।
क्या हो रहा है, अपर्दन कर रहा है। कौन अपर्दन कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो अपर्दन का कार्य कर रहा है जो सागरीय तरंगे हैं। कौन, सागरीय जो तरंग हैं वो लगातार क्या कार्य कर रही है, अपर्दन का कार्य कर रही है। और आज आप सोचो कि आप 10 साल पहले गए, फिर आज गए, और आज से 10 साल बाद जब जाओगे तो इस प्रकार क्लिफ पीछे होती जाएगी। और क्लिफ अगर पीछे होती आ रही है तो इस प्रकार प्रतीत होता है कि पहले क्लिफ यहाँ पे थी, फिर क्लिफ यहाँ हुई, और फिर क्लिफ यहाँ पे आ गई। तो क्लिफ का लगातार क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि क्लिफ कहाँ गति कर रही है, पीछे की ओर गति कर रही है। क्यों कर रही है, अपर्दन के कारण कर रही है। और अपर्दन क्यों हो रहा होगा, लगातार स्वैश आके टकरा रहे हैं, स्वैश से जो सामग्री अपर्दित हुई उनको कौन वापस ले जा रहा है, उनको वापस ले जा रहा है बैक वॉश, वापस उनको ले जा रहा है। तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हो ये थी क्लिफ, और क्लिफ लगातार पीछे होती जा रही है। आया समझ में, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए वेव कट प्लेटफॉर्म, यानी कहा जाता है तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म। अब देखो क्या हुआ, क्लिफ जैसे जैसे पीछे की ओर हटेगा ना, क्लिफ कब पीछे की ओर हट पाएगा, जब तरंगे उससे क्या करेंगी, अपर्दन करेंगी। तरंगे जब अपर्दन करेंगी तो अपने साथ बहुत सारी शैलों को ले जाएंगी बैकवॉश, बैकवॉश अपने साथ बहुत सारे अवसादों को ले जाएगा। जब बहुत सारे अवसादों को वो लेके जाएगा तो कुछ जो भारी अवसाद है उनको वो नहीं ले जा पाएगा, तो धीमे धीमे क्या करता जाएगा, वो जमा करते हुए चला जाएगा। तो क्लिफ के बिल्कुल नीचे जहां पे नॉच खत्म होता है, नॉच के बिल्कुल पास आप देखोगे अवसाद इस प्रकार जमे हुए आपको देखने को मिलेंगे। और जब अवसाद जमे हुए मिलते हैं तो उनका ढाल आप देखोगे कि ढाल किस तरफ देखने को मिलेगा, समुद्र में अंदर, तट अंदर देखने को मिलेगा। कहां से, तट से समुद्र की ओर की तरफ आपको ढाल देखने को मिलेगा। क्या बहुत तीव्र ढाल होगा, तो नहीं, बहुत तीव्र तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बड़े अवसाद फिर छोटे ऐसे लाइन से जमा होंगे, तो बहुत तीव्र ढाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार जो स्थल आकृति का निर्माण होता है उसे कहा जाता है तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म या वेव कट प्लेटफॉर्म। किसने निर्मित किया है इनको, तरंगों को ने निर्मित किया है। तो जैसे ही क्लिफ तट की ओर पीछे हटता है, क्लिफ के आधार पर एक मंद ढाल वाली भू आकृति का निर्माण हो जाता है जिसे तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसकी सतह पूर्ण रूप से समतल ना होकर उबड़ खाबड़ होती है। उबड़ खाबड़ क्यों होगी, यहाँ पे बड़े, इससे छोटे और छोटे और महीन, इस प्रकार आप देखोगे समुद्र में अगर अंदर जाते जाओगे तो इस प्रकार आपको क्या मिलेगा, ढाल देखने को मिलेगा। यह है आपका तट, तट पे स्थित क्लिफ, और क्लिफ से समुद्र की ओर जाओगे तो इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये मान लेते हैं वो समुद्र का तट है। यहां से अपर्दित होके जो सामान था, वो जो अवसाद थे, वो कौन लेके जा रहा है, लहरें लेके जा रही हैं। लहरों ने देखो क्या बना दिया। तो यही जो चीज है इसको क्या कहते हैं, वेव कट प्लेटफॉर्म कहा जाता है, तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म इसको कहा जाता है। ये है क्लिफ, और क्लिफ के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये बना किससे, ये अपर्दन के कारण ही यहाँ पे बना है। तो इसे कहा जाता है वेव कट प्लेटफॉर्म। अंतरीप और खाड़ी, केप्स और बेज किसे कहा जाता है। देखो बहुत आसान सा यहाँ पे कंसेप्ट है, आप इसको समझने की कोशिश करें। अपन लोग बना के समझने की कोशिश करते हैं ना। हम लोग मानते हैं कि समुद्र के तट पर एक चट्टान थी, और इस चट्टान से लगातार कौन आके टकरा रही है, चट्टान से लगातार लहरें आके टकरा रही हैं। तो ये यहाँ पे सागरीय तरंगे और लहरें आके किससे टकरा रही हैं, इस चट्टान, इस बड़ी चट्टान से। अच्छा, इस बड़ी चट्टान में अगर आप देखोगे ना तो आपको कुछ लेयर्स देखने को मिलेंगे। मान लेते हैं ये है कठोर, ये क्या है, ये है कठोर। कठोर, हार्ड। यह है कोमल, कहूं सॉफ्ट, और यह है फिर से कठोर, या कहो हार्ड। जब लहरें बार बार इससे आके टकरा रही हैं तो क्या होगा, तो अपर्दन होना शुरू हो जाएगा। और अपर्दन किसका पहले होना शुरू होगा, कठोर चट्टानों का या कोमल चट्टानों का। तो हमें पता है
कि सबसे पहले जो भी अपर्दन शुरू होगा वो शुरू होगा कोमल चट्टानों का। तो आप यहां पे देखोगे कुछ इस प्रकार से, ये कोमल शैलें क्या हो गई हैं, अपर्दित हो गई हैं और पीछे की ओर खिसक गई हैं। ये कौन सी चट्टानें थी, ये थी कोमल चट्टानें। यहां से इसका क्या हुआ, अपर्दन होना शुरू हुआ। किसने अपर्दन किया, इसने, ये सागरीय तरंगों ने। और कठोर शैलों का आप देखोगे बहुत कम अपर्दन हो पाया है। तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, दो बड़े बड़े भूभाग हैं और बीच में आपको जल देखने को मिलेगा, तो इसे ही आप क्या कहोगे, इसे ही आप बे कहोगे, इसे ही आप क्या कहोगे, खाड़ी कहोगे। देखो बार बार लहरें आके टकरा रही है, जो सॉफ्ट रॉक है वो पीछे की ओर चली गई और पीछे की ओर चली गई। ये जो आगे निकला हुआ हिस्सा है ये भूभाग है, और दो भूभागों के बीच में अगर जो जल है वो भर गया तो उसे आप क्या कहोगे, खाड़ी कहोगे। क्या कहोगे, खाड़ी कहोगे। अगर आप बंगाल की खाड़ी को देखोगे ध्यान से, तो बंगाल की खाड़ी में एक तरफ आपको भारत का प्रायद्वीप भारत देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ म्यांमार देखने को मिलेगा, है ना। म्यांमार और म्यांमार के नीचे आसियान जो कंट्रीज है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दो बड़े बड़े भूभाग और उनके बीच में क्या हुआ, उनके बीच में पानी जमा हो गया, तो उसको क्या आप कहोगे, खाड़ी कहोगे। दो बड़े बड़े भूभाग, उनके बीच में क्या जमा हो गया, पानी जमा हो गया, तो वो क्या हो गई, खाड़ी बन गई। इसको, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अंतरिप और खाड़ी अनियमित समुद्र तट की विशेषता है। इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां ग्रेनाइट एवं चूना पत्थर जैसी कठोर तथा रेत एवं मिट्टी जैसी कोमल चट्टानें एक साथ मिलेंगी। तो कठोर का तो क्या होगा, अपर्दन नहीं होगा, बल्कि कोमल चट्टानों का जल्दी अपर्दन हो जाएगा। कोमल तथा कम अवरोधी चट्टानें घिसकर प्रवेशिका सबसे पहले इनलेट बनाएंगी, फिर निवेशिका कोव्स बनाएंगी और बाद में खाड़ियों का निर्माण कर देंगी। पहले सबसे पहला जो निर्मित होता है वो निर्मित होता है इनलेट, या जिसे कहा जाता है प्रवेशिका, जहां से पानी क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। उसके बाद निवेशिका कोव्स जिसको कहा जाता है। तो ये क्रम आप याद रखना है ना, सबसे पहले इनलेट बनता है, फिर बनता है कोव्स, और फिर बनती हैं खाड़ियां जिनको बेस कहा जाता है। ठीक है। संगठित अथवा अधिक अवरोधी चट्टानें अपर्दन से अप्रभावित रहती हैं और अंतरीपों के रूप में बनी रहती हैं। अंतरीप यह इन्हें कहा जाता है हेडलैंड, वो चट्टानें जो आगे की ओर निकली रही हैं। अगर इस डायग्राम में आप देखोगे तो ये चट्टानें आगे हैं, ये चट्टान पीछे चली गई है अपर्दित होके, तो इसे अंग्रेजी में तो कहते हैं हेडलैंड। हेडलैंड हम इसको कहते हैं। आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये हेडलैंड होती है जो आगे की ओर निकली हुई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना सागरीय जल से जो निर्मित स्थल आकृति, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कौन, क्या, कंदराएं, मेहराब और स्टैक। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो वो यही है। ठीक है। अब देखो सागरीय ये कैसे निर्मित होती हैं। सबसे पहले पानी क्या कर रहा है, पानी अपने हाइड्रोलिक एक्शन से, जल गति क्रिया के कारण क्या कर रहा है, चट्टान में क्या करता जा रहा है, देखोगे आप चट्टान में क्या करता जा रहा है, अपर्दन करता शुरू कर दिया इसने। चट्टान का कुछ हिस्सा अपर्दित करके बैकवॉश वापस ले गया, कुछ और अपर्दन किया, तो इस प्रकार की एक आकृति का निर्माण कर दिया। ये किस प्रकार की आकृति, अगर आप देखोगे तो इसमें आपको एक गेट देखने को मिल रहा है, बाहर दरवाजा है इसका, और पीछे से क्या ये पैक है, पीछे से क्या ये पैक आपको देखने को मिल रही है। गुफाएं क्या होती हैं, गुफाएं कुछ ऐसी तो होती है, उनका एक गेट है और पीछे से कैसी है, पैक है। इनको आप क्या कहते हो, गुफाएं कहते हो। तो ये सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, गुफा का निर्माण हुआ, केव का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, केव का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, पानी मानेगा नहीं, पानी जलदाब की क्रिया भी करेगा अब, क्योंकि जब पानी पीछे की ओर वापस जाएगा, बैकवॉश में पानी पीछे जाएगा, तो इसमें कौन चला जाएगा, इसमें वायु चली जाएगी। और जब वायु इसमें चली गई और फिर से स्वैश से पानी इसमें आके टकराया, तो जो वायु है वो उसका क्या हो जाएगा, वो संपीड़न हो जाएगी। संपीड़न हो जाएगी तो वो फोर्स लगाना शुरू करेगी, प्रेशर लगाना शुरू करेगी, दाब लगाना शुरू करेगी। और जब उसने दाब लगाना शुरू किया तो फिर से अपर्दन हुआ। और अब इस प्रकार अपर्दन हुआ कि ये पीछे से जो इसकी दीवार थी वो टूट के अलग हो गई, उसका अपर्दन पानी ने कर दिया। तो आपको ये देखने को मिल रहा है अब कुछ इस प्रकार की आकृति की सिर्फ दरवाजा बचा है, जो पीछे की जो दीवार थी वो टूट के अलग हो गई है। अच्छा, आपने जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ा था तब आपने पढ़े होंगे बहुत सारे मेहराब। तो हाँ, जैसे ताजमहल का जो मेहराब है काफी खूबसूरत है, जिसको हम लोग आर्क कहते हैं।
आर्क क्या होता है? इसी को तो हमने आर्क कहा था। हमारे ये बाहर से आई हुई वो है निर्माण पद्धति। हमारे यहाँ पे लेंथल का प्रयोग होता था, इस प्रकार से निर्मित होते थे हमारे जो मंदिर है, मंदिर स्थलाकृति अगर आप देखोगे उसमें इस प्रकार के गेट। लेकिन बाद में मेहराब आ गए तो इस प्रकार से गेट बनना शुरू हो गए। तो ये बिल्कुल मेहराब जैसी आकृति आपको देखने को मिलेगी, तो इसे कहा जाता है मेहराब या आर्क इसको कहते हैं। पानी और नहीं माना, पानी ने क्या किया, पानी ने और इसका लगातार अपर्दन किया, और पानी जब इसका अपर्दन कर रहा था, वायु अब आगे से टकरा रही है, तो क्या होगा, ये जो पूरा हिस्सा है, जो इसकी छत आपको देखने को मिल रही है, ये छत कमजोर होकर कहां हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। पहले तो छत को सपोर्ट करने के लिए पीछे की दीवार थी, अब यहाँ मेहराब में पीछे की दीवार हट चुकी है। जब पीछे की दीवार हट चुकी तो नीचे का सपोर्ट चला गया है, और जब नीचे का सपोर्ट चला जाएगा तो ये जो पूरी आपको छत देखने को मिल रही है वो नीचे गिर जाएगी, और आपको सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, एक इस प्रकार का पिलर देखने को मिल जाएगा। ये जो स्तंभ देखने को मिल रहा है इसे कहा जाता है स्टैक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। और ये स्टैक भी लगातार पवनों के कारण, यहाँ पे वायु भी चल रही होगी तो उससे भी इसका अपर्दन होगा, और जो लहरें हैं वो भी लगातार इसको क्या करती जाएंगी, अपर्दन करती जाएंगी। तो स्टैक भी अपनी हाइट में क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, इनकी ऊंचाई भी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और लास्ट में जब बहुत छोटा रह जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्टंप ये बन जाता है। तो सबसे पहले बनी केव, क्या बनी, केव, जिसे आप कहोगे गुफा। उसके बाद में बना आर्क, जिसे हमने मेहराब कहा। उसके बाद बनता है स्टैक, और जब स्टैक भी आकृति में छोटा हो जाता है तो उसे कहा जाता है स्टंप। क्या कहते हैं, स्टंप कहते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पानी जब अपनी जल गति क्रिया करेगा तो कुछ अपर्दन करेगा। अपर्दन जब करेगा तो उसने अपर्दन कुछ इस प्रकार से करना शुरू करा कि ये वाला जो हिस्सा, आगे का हिस्सा, वो पानी अपर्दित करके अपने साथ ले गया। जब अपने साथ वो ले गया तो एक गुफा का निर्माण हुआ। गुफा में पीछे की दीवार थी। अब क्या होगा, जब पानी और अपर्दन करेगा तो पीछे की दीवार को भी हटा देगा। जब पीछे की दीवार हट गई तो मेहराब की स्थिति उत्पन्न हो गई। मेहराब बनने के बाद क्या हुआ, अब छत को सपोर्ट नहीं रहा। छत को सपोर्ट नहीं रहा तो क्या होगा, छत नीचे गिर जाएगी। अब दो पिलर आपको देखने को मिलेंगे, उन पिलर्स को आप क्या कहोगे, स्टैक कहोगे। स्टैक की जब हाइट छोटी होती जाएगी तो उसको आप स्टंप कहोगे। बहुत आसान सा है। इसमें एक और चीज है, यहीं पे आप समझ लो, इसमें हम आगे पढ़ेंगे वैसे तो वात गर्त, जिसे कहा जाता है ये ब्लो होल, जिसको कहते हैं ब्लो होल, या इसको वात गर्त हम लोग कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, इनका जनरली जो निर्माण होता है वो इस गुफा के ऊपर वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। क्यों निर्माण हो रहा है इसका समझो। जब पानी बार बार यहाँ पे आके टकरा रहा है तो इसमें जो वायु है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। वायु क्या हो चुकी है, कंप्रेस हो चुकी है। जब वायु कंप्रेस हो चुकी है तो बाहर निकलने का रास्ता खोजेगी। बाहर एक तो उसने क्या किया, पीछे की दीवार को तोड़ दिया, लेकिन इस तोड़ने से पहले वायु क्या करने की कोशिश करती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो ऊपर की चट्टानों में अगर उसको हल्की हल्की क्रैक देखने को मिल गए ना, तो इस प्रकार ऊपर अपना रास्ता खोज लेती है। और जब ऊपर अपना रास्ता खोज लेती है तो क्या होगा, आप सोचो, पानी यहां से आके टकराया, पानी में स्थित जो, या इस गुफा में स्थित जो वायु है वो अब कहां से निकलेगी, ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगी। तो कई बार जब आप समुद्री इलाके के आसपास जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि आपको लहरें तो नहीं दिख रही है टकराती हुई, लेकिन यहां से कभी कभी पानी निकलता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो किस प्रकार होता है कि बार बार आके पानी इसमें बढ़ता जाएगा, वायु बढ़ती जाएगी, और पानी जब बार बार आके इसको धक्का देगा तो ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। तो किसका निर्माण होता है, ब्लो होल का निर्माण होता है, वात गर्तों का निर्माण होता है। एक बार इसकी परिभाषा भी समझ लेते हैं। सागरीय तरंगे जलीय शक्ति तथा अपघर्षण जैसे कटाव की क्रिया द्वारा तटीय भागों में अवस्थित जो चट्टानों के आधार तल से टकराकर रिक्त स्थान बना देती हैं और इसे गहराई तक खोखला कर देती है, जिससे किसका निर्माण होता है, सागरीय कंदराओं का या सागरीय गुफाओं का या केव्स का निर्माण होता है। हालांकि इसके निर्माण के लिए अपेक्षाकृत कठोर या संगठित चट्टानें की जरूरत होती है, क्योंकि अगर कोमल होंगी तो क्या होगा, पूरा अपर्दन हो जाएगा, अन्यथा कंदरा बनने से पहले ही ध्वस्त हो जाएगी। जब सागर तट से जल की ओर निकलने हुए शीर्ष स्थल हेडलैंड के दोनों पार्श्वों पर कंदराओं का निर्माण हो जाता है तो दोनों निर्मित कंदराएं विस्तृत होकर एक दूसरे से मिल जाती हैं तथा उनसे आर पार जल बहने लगता है। इस तरह की आकृति को प्राकृतिक मेहराब या आर्क कहा जाता है। मेहराब का निर्माण आप सोचो कि इस तरफ गुफा बन गई और इस तरफ भी गुफा बन गई। अब गुफाएं लगातार बढ़ती जा रही है, पानी इनका अपर्दन करता है और ये गुफाएं एक दूसरे से मिल गई, तो आप देखोगे कि पूरा जो रास्ता है वो आर पार हो गया। तो इसको भी अब इससे भी किसका निर्माण होता है, प्राकृतिक मेहराब या आर्क का। परंतु ये मेहराब स्थायी नहीं होता है,
अपर्दन के कारण मेहराब की ऊंची छत कमजोर हो जाने के कारण टूट के गिर जाती है, जिस कारण शीर्ष स्थल सागर की ओर वाले भाग तट से अलग होकर जाता है। इस तरह क्लिफ के सामने स्थित इस आकृति को स्टैक कहते हैं या सागरीय स्तंभ कहा जाता है। और स्टैक जब छोटा होता जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्टंप वो बन जाएगा। तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले जल गति क्रिया हो रही है, हाइड्रोलिक एक्शन, फिर गुफाएं बन रही हैं, फिर मेहराब बन रहा है, फिर स्टैक बन रहा है और लास्ट में स्टंप बन रहा है। आगे चले हम लोग, तो आप देखोगे जिसकी हम लोग बात कर रहे थे ब्लो होल्स या जियो की हम लोग जो बात कर रहे थे उसको जियो कहा जाता है। लहरें आके टकरा रही हैं, ये वो था, मान लो कि यहाँ पे गुफा का निर्माण किया होगा इसने सबसे पहले, तो उस गुफा का निर्माण में अब पानी आ रहा है बार बार, वायु है जो संपीड़न हो रही है, कंप्रेस हो रही है, वायु ऊपर जाने की कोशिश करेगी और जब वायु ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो किसका निर्माण करेगी, ब्लो होल का निर्माण कर देगी अपर्दन के द्वारा। तो कंदरा की छत के ऊपरी भाग में स्थित छिद्र को क्या कहा जाता है, वात छिद्र कहते हैं। लहरों के जलीय दाब, वाटर प्रेशर के कारण कंदरा की वायु संपीड़ित होने लगती है, तो कुछ वायु कंदरा की छत को तोड़कर ऊपर निकल जाती है। कंदरा की छत के ऊपरी भाग में निर्मित ऐसे छिद्रों को क्या कहा जाता है, वात छिद्र कहा जाता है, ब्लो होल कहते हैं। और जब इन छिद्रों में वायु सीटी की तरह आवाज करती हुई बाहर निकलती है तो वात छिद्र के आकार में विस्तार तथा लहरों की नियमित क्रिया कंदरा की छत को क्या कर देती, कमजोर कर देती, और अल्टीमेटली कंदरा की छत नीचे हमको पता है ये गिरी जाएगी। तो इस तरीके से किसका निर्माण होता है, वात छिद्रों का, या इसको कहा जाता है जो हम लोग कहते हैं। अच्छा, अब समुद्र की लहरें कुछ परिवहन का कार्य भी करती हैं। परिवहन का कार्य कैसे करती हैं, तो सबसे पहले देखो इसे कहा जाता है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब जो छोटे छोटे महीन जो अवसाद हैं वो क्या करेंगे, वो पानी में कहीं अपने पानी के साथ बह के कहीं चले जाएंगे। अब ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ना, सस्पेंशन में क्या होता है, बहुत महीन पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे अवसाद हैं। तो ये नीचे तल पे आपको बैठे हुए नहीं मिलेंगे, ये पानी में ही आपको देखने को मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे महीन महीन पार्टिकल। ट्रैक्शन, ट्रैक्शन क्या होगा, जो बड़े बड़े अवसाद हैं वो नीचे आप देखोगे तल पे घूमते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसे क्या कहोगे, ट्रैक्शन कहोगे। सॉल्यूशन, ऐसे पदार्थ जो पानी में घुल गए हैं वो पानी जब लेके जा रहा है तो उसे आप कहोगे सॉल्यूशन। सॉल्टेशन, सॉल्टेशन ये होता है कि पानी की लहरें अब जो छोटे छोटे अवसाद हैं उनको खुदा खुदा के आगे की ओर ले जा रही है। एक बार जंप लगाया, फिर लहरें थोड़ी शांत हुई, फिर दोबारा जब लहर आई तो दूसरा जंप लगाया, इस प्रकार वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चार तरीके से सागर की जो लहरें वो क्या कार्य करती हैं, परिवहन का कार्य करती हैं। आगे चलें, अब बात करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म या निक्षेप जनित जो स्थल आकृति है उसके बारे में। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये पुलिन, जो जिसको कहा जाता है बीच, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। देखो पुलिन कहाँ पे बनेगा, पहले तो समझने की कोशिश करते हैं। ज्वार एक स्थिति होती है, ज्वार क्या होता है हम देखेंगे, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है सूर्य और चंद्रमा का, उसके कारण जो पानी होता है, समुद्र का पानी, वो कुछ ऊंचाई तक उठ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्वार की स्थिति कहते हैं, ज्वार भाटा इसको कहा जाता है। तो आप देखोगे एक तरफ पानी ऊपर उठेगा और कुछ देर बाद पानी नीचे की ओर गिर जाएगा, तो दो जल स्तर बन जाते हैं। एक उच्च जल स्तर जहां पे पानी ज्वार भाटे की में जब आप देखोगे ऊपर पहुंचा होगा, और दूसरा जहां पे पानी ज्वार भाटा जब खत्म हो गया तब वापस उसका स्तर हो गया होगा। तो ये उच्च स्तर, ये निम्न स्तर, इन दोनों के मध्य पानी क्या करता रहता है, बार बार ट्रेवल करता रहता है, गति करता रहता है। जब पानी गति कर रहा होगा लहरों के रूप में तो बहुत सारे अवसादों को भी जमा करता जाएगा। जब बहुत सारे अवसाद जमा करता जाएगा तो उससे किसका निर्माण होगा, पुलिन का निर्माण होगा। किसका, बीचेस का निर्माण होगा। देखो बीच का निर्माण बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्थल आकृति होती है। क्यों होती है कॉम्प्लिकेटेड, इसको बनने में बहुत इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है। मान लो एक बार स्वैश आया या एक बार पानी की लहरें आई, तो पानी की लहरें क्या करेंगी, पानी की लहरें उन बीच पे जो भी निक्षेप, जो अवसाद जमा किए उनको अपने साथ बहा के वापस कहाँ ले जाएगी, समुद्र में ले जाएगी। तो इस पानी की लहरें समुद्र में ले जाती हैं, लेकिन जो बैकवॉश है वो ले जाएगा, लेकिन स्वैश जब वापस आएगा तब पानी की लहरों के साथ वो फिर से कुछ अवसाद लेके लाएगा, लेकिन बैकवॉश फिर से कुछ ले जाएगा। तो इस तरीके से अवसाद लाए जाते हैं और अवसाद ले जाए भी जाते हैं। तो इसके मध्य किसका निर्माण होता है, कहीं पुलिन का निर्माण होता है। सागरीय तट के सहारे मलबा के निक्षेप से बने स्थल रूपों को पुलिन कहा जाता है। पुलिन का निर्माण उच्च ज्वार तल और निम्न ज्वार तल के बीच वाले स्थानों में होता है। सागरीय जल द्वारा अपरदित पदार्थों का कुछ भाग तट के सहारे जमा हो जाता है, जिससे तट का भाग कुछ उथला, कुछ ऊंचा हो जाता है,
जलमग्न तट का यह उतला भाग ही बीच या पुलिन कहलाता है। पुलिन का निर्माण एक कैसी प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया है। क्यों है? यदि तरंगे निक्षेप में प्रयत्नशील रहती हैं तो एवं सागरमुख रिप तरंगें उसे हटाने तथा अपराजित करने में लगी रहती हैं तो क्या होगा, तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म तथा अधिक ढालुआ होता है तो अधः प्रवाह निक्षेपित पदार्थों को आसानी से बहाकर कहां ले जाएगी, फिर से सागर में ले जाएगी। तो इसके लिए किसका निर्माण होना पहले जरूरी है, तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म आपके पास होने चाहिए, या ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो ये होते हैं जो बीच होते हैं। ये आप देख रहे हो कि यहां तक आपको बीच देखने को मिल रहा है। ये कौन सा हिस्सा है, आप देख रहे हो कि ज्वार की स्थिति में पानी यहां तक पहुंच जाएगा और निम्न ज्वार की स्थिति में पानी यहां तक रहेगा। तो इन दोनों के मध्य आप देखोगे किसका निर्माण होगा, बीच का निर्माण होगा। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको निक्षेप मिलेंगे, किसके, अवसाद मिलेंगे, निक्षेप, जो कौन लेके आए, जो सागर की तरंगे लेके आई हैं। तो इसे कहा जाता है बीच। इसके बाद निर्माण होता है रोधी का और रोधों का, बार्स और बैरियर्स। देखो बार्स और बैरियर्स कुछ नहीं होते, इसको ऐसे समझो कि समुद्र की जब लहरें आई, समुद्र की लहरों के पास कुछ अवसाद थे, अवसादों को उन्होंने लाइन से कहीं जमा कर दिया। वो लाइन से जब जमा करते हैं वो बीच पूरी तरीके से नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने एक लाइन से अवसादों को जमा कर दिया। जब लाइन से अवसादों को जमा कर दिया तो उसी को आप क्या कहोगे, रोधिका कह दोगे। अब वो लाइन मानो, वो लाइन कुछ इस तरीके से बन गई, मान लो ये हिस्सा था और यहाँ पे वो जो रोधिका है वो इस प्रकार बन गई। तो ये क्या है, अवसाद ही तो है, कौन किसने जमा करा है, सागर की तरंगों ने इसको जमा किया है, तो इसे आप क्या कहोगे, रोधिका कह दोगे। और यहाँ पे क्या होगा, पानी घुसता जाएगा। जब पानी यहाँ पे घुसता जाएगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक झील का निर्माण हो गया। इन झीलों को कहा जाता है लगून झीलें। कौन सी झीलें, लगून झीलें इन्हें कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि भारत में कौन सी लगून झील स्थित है। परिभाषा इसकी देख लेते हैं। तरंगे तरह धाराओं द्वारा निक्षेप के कारण निर्मित कटक, रिजेस या बांध को क्या कहते हैं, रोधिका कहा जाता है। इनका रूप कई तरीके से हो सकता है, इसी कारण इनका नामकरण भी अलग अलग होता है। बांध का निर्माण मुख्य रूप से तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म पर तट से दूर या पास होता है। तट से, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, तट से संलग्न लंबवत रूप में या तट से समानांतर निक्षेपण द्वारा विभिन्न विभिन्न रूपों में स्थानों पर इसका क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। रोध तथा रोधिकाओं में सामान्य अंतर यही है कि रोधिकाएं या तो जल के नीचे रहती हैं या उच्च ज्वार के समय अवश्य डूब जाती हैं, परंतु रोध ऊंचा होने के कारण जल के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूं, देखो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है ये जो आपको देखने को मिल रहा है बार, ये कैसा है, ये आप देखोगे कि ये जो तट है इसके आपको कैसे देखने को मिल रहा है, समानांतर देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसको आप रोधिका कब कहोगे, इसको रोधिका या तो ये पानी में डूबा रहेगा, या अगर पानी से कुछ उछला है, पानी से कुछ ऊपर, आप इसके ऊपर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, पानी से ऊपर है, लेकिन जब उच्च ज्वार की स्थिति होगी तो रोधिकाएं हमेशा क्या होंगी, डूब जाएंगी। तो ये बात हमेशा याद रखनी कि रोधिकाएं जो होती है ना, रोधिकाएं ये डूब जाती हैं पानी में, लेकिन जो रोध होते हैं वो नहीं डूबते, वो हमेशा पानी के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक समानांतर आपको देखने को मिल रही है रोधिका। अब इस समानांतर रोधिका में क्या हुआ, यहां पे इसका अपर्दन हो गया और यहां पे इसका निर्माण हो गया, किसका, रोधिका का। जो पानी जो पहले यहां पे भरा था वो पानी यहीं पे रह गया, तो किसका निर्माण हो गया, एक झील का निर्माण हो गया। इन झीलों को कौन सी झील कहते हैं, लैगून झील इसे कहा जाता है। तो इस तरीके से इनका निर्माण होता हुआ बढ़ता है। देखो ये क्या रोधिका है, ये समानांतर और कैसी हो सकती है, ये समानांतर हो सकती है या उससे 90 डिग्री का कोण बना सकती है, वो परपेंडिकुलर हो सकती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि बीच में किसका निर्माण होता हुआ दिख रहा है, लैगून झीलों का निर्माण होता हुआ दिख रहा है। इसे अंग्रेजी में स्पिट के नाम से जानते हैं, स्पिट, हुक और लूप कहा जाता है। स्पिट क्या होगा, मान लो ये कोई तट वाला हिस्सा है, तट से सिर्फ इस प्रकार की कोई स्थिति अगर बन गई तो इसे कहोगे आप स्पिट, और इस प्रकार घूम के कोई स्थिति बन गई तो इसे कहोगे हुक, और अगर इस प्रकार की स्थिति बन गई, पूरा बंद हो गया तो इसे कहोगे लूप। ये क्या है, ये है स्पिट, ये है लूप, ये है हुक, ये है हुक और ये है लूप। तो ये तीन चीजें आपको पता होनी
चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक सा छोटा सा चैप्टर था। और कई बार क्या होता है कि समुद्री द्वीप है कोई और तट से वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जब समुद्री द्वीप और तट इन दोनों के मध्य आपको इस प्रकार के निक्षेपण से बनी हुआ कुछ रास्ता मिल जाए, है ना, क्या मिल जाए, निक्षेप से बना हुआ कुछ ऐसा रास्ता सा मिल जाए जो किसको जोड़ रहा हो, तट वाले हिस्से को किसके साथ, समुद्री द्वीप के साथ जोड़ रहा हो, इसे कहा जाता है टॉम्बोलो। क्या कहा जाता है, टॉम्बोलो हम लोग इसको कहते हैं। ये क्या है, ये है द्वीप, ये है तट। निक्षेपण से क्या हुआ, किससे बना, ये याद रखना, निक्षेपण से ये बना है। ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, टॉम्बोलो कहा जाता है। तो यहां पे आपकी जियोमॉर्फोलॉजी जितनी जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी थी वो हम लोग ने क्या कर ली, समाप्त कर लीजिए। पता है क्लास की पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी, क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी चैनल पे। जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो गया, ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा चंक हम लोगों ने खत्म कर लिया। मैं कहूँ ज्योग्राफी का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त हो गया। नया टॉपिक शुरू होगा, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी से पहले मैं आपसे ये आशा करता हूं कि जियोमॉर्फोलॉजी आपने पूरी तरीके से पढ़ लिया और वहां पे आपको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट जो क्लाइमेटोलॉजी में भी मैं यूज करूंगा ना, वो कहीं ना कहीं जियोमॉर्फोलॉजी से जुड़े हुए होंगे। मैं वहां पे कुछ ऐसी बात करूंगा तो आपको लगेगा कि नहीं यार, जियोमॉर्फोलॉजी की नॉलेज वहां पे पता होनी चाहिए। वहां पे अक्षांश देशांतरों की बात होगी, वहां पे पृथ्वी के घूर्णन की बात होगी, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता तो आप वहां पे समझने में क्या होगी, दिक्कत होगी, फिर वापस से आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो जियोमॉर्फोलॉजी यहाँ पे समाप्त होती है, जितनी यूपीएससी सीएसई के लिए आपके लिए जरूरी है, जो आपको किताब में देखने को मिला है, जो आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, जो आप और किसी भी रेफरेंस बुक में पढ़ोगे। मैंने करीब करीब सारी रेफरेंस बुक अपनी किताब स्टडी IQ IAS हिंदी की और एनसीईआरटी सबका समावेश आपको दिया है। इसके अलावा भी आपको लगता है कि नहीं कुछ और चीजें अगर आपको पढ़नी है तो आप क्या ज्वाइन कर सकते हो, आप अपना फाउंडेशन के लिए एनसीईआरटी वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कितने दिन का प्रोग्राम है, 100 डेज का प्रोग्राम है, जो कब शुरू हो जाएगा, जिसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी 22 मई से। ओरिजिनल प्राइस है 4,000 रुपए, तो आपको 4,000 नहीं देने, आपको कितना पैसा देना है, मात्र 1,499 रुपए। लेकिन ये कब दे पाओगे आप, जब आप कोड यूज करोगे, कौन सा कोड, MB लाइफ। तो जिनको लगता है कि और अच्छी तरीके से फाउंडेशन होना चाहिए तो वो एनसीईआरटी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि नहीं हमारा ठीक है तो आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। कौन सा कोड यूज कर लेना, MB लाइव, जिससे आपको क्या मिल जाए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको वहां पे मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, क्लाइमेटोलॉजी के साथ। तब तक आपको क्या करना है, जियोमॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है ना, जियोमॉर्फोलॉजी के पूरे नोट्स आपके पास होने चाहिए। अब जियोमॉर्फोलॉजी में कुछ भी नहीं बताया, अब आप जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, प्री के और मेंस के। तो मिलते हैं क्लाइमेटोलॉजी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, लाइक करते रहिए, सेशन को शेयर कर दीजिए कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।